कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, इसलिए आ गए हो और स्मार्ट बनने, रिवाइज करने। इंडिया की बेस्ट रिवीजन सीरीज माइंड मैप सीरीज में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है? चेक करो पिन कमेंट, वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके डिटेल स्टडी कर दो। तो बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रिवीजन में। फिर से भाई एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो देखने से पहले मैं सारी चीज एक बार बोलूंगा क्योंकि हमें कम से कम टाइम में इतना बड़ा चैप्टर रिवाइज करना है। जहां पे आपको दिक्कत हो वीडियो को पॉज करो। अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पिन कमेंट देखो, मंजिल 2.0 में जाके आप उसको पढ़ सकते हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया देखते हैं कि आयोटा क्या होता है। सबको पता है सर आयोटा होता है रूट ऑफ -1। सेकेंड चीज क्या होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अगर आई की पावर 4k है तो 1 होता है, आई की पावर 4k प्लस 1 है तो आई होता है, अगर आई की पावर 4k प्लस 2 है तो -1 होता है, और अगर आई की पावर 4k प्लस 3 है तो -i होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 1i नहीं आई, समझे? 1i नहीं आई मतलब 1i में लगा दो माइनस। और भाई यहां पे जो k है वो क्या होता है, वो बेटा होल नंबर होता है। साथ में भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे सवाल आ सकता है कि अगर i की पावर m, i की पावर n और i की पावर p और i की पावर q का समेशन दिया है तो ये समेशन भाई 0 होता है। अगर इसका समेशन निकालना है तो वो 0 होता है। यहां पे बेटा mn pq कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, अगल बगल वाले इंटीजर। इनको क्या बोलते हैं मुन्ना, अगल बगल वाले इंटीजर। उसके बाद में भाई ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है कि जो रूट ए इंटू जो भैया रूट बी होता है वो रूट ए बी के बराबर तब नहीं होता है जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो। और कोई भी आप केस सोच लो दोनों पॉजिटिव का या फिर इनमें से एग्जैक्टली एक नेगेटिव का, तब यहां पे इक्वल टू होता है। जैसे कि ये सवाल है, आपको करना है रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ -8। अगर बेटा आप इसे रूट ए रूट बी का प्रोडक्ट करते हो और इसको बेटा अगर आप रूट ए बी के बराबर कर देते हो मतलब -2 इंटू -8 तो इससे आंसर बेटा 4 आ जाएगा। और साथ में आप ये जानते हो कि ये करना गलत है, दिस इज रॉन्ग है सर। हां ये बेटा करना एकदम सरासर बेटा गलत है, ये नहीं कर सकते हो क्योंकि जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये रूट ए बी के बराबर नहीं होता है। हां इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सही मेथड क्या है बेटा, रूट ऑफ 2i होता है बेटा रूट 2i, मतलब रूट ऑफ -2 होता है रूट 2i और ये होता है बेटा 2 रूट 2i। अब जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4i। सही आंसर क्या है बेटा 4i, दिस इज द राइट मेथड। समझे, लिख लिया है। आइए भाई साहब नेक्स्ट चीज देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इस मल्टीवर्स में आपको जो नंबर सोचना है सोच लो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मल्टीवर्स मतलब इस यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जितने भी भैया दुनिया में ब्रह्मांड है, जितने भी यूनिवर्स हैं, वहां पे अगर आप कोई भी नंबर सोचते हो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर x और y इसमें रियल होते हैं। ये x भी बेटा रियल होता है, y भी बेटा रियल होता है। अगर भाई साहब z के हम रियल पार्ट की बात करें तो भैया जिसके साथ i नहीं है, जैसे कि यहां पे x बेटा इसका रियल पार्ट होता है। और अगर मैं ये बात करूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो सर यहां पे देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है भैया, वो y होता है। i को नहीं बोलते, y को बोलते हैं। और हां चाहे x हो चाहे y हो, x को बोलते रियल पार्ट ऑफ z है, y को बोलते इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, लेकिन दोनों होते क्या है बेटा, दोनों होते रियल ही हैं। हां ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद ज्ञान ले लो भाई, अगर रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो भाई उसको हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। रियल पार्ट 0 होने का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू 0 है, मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आई वाई हो जाएगी। और इसको मुन्ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। और अगर आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो अगर 0 हो जाए तो बेटा हम लोग z को क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं, या फिर सिर्फ रियल भी यहां पे बोल सकते हैं। प्योरली रियल और रियल का मतलब सेम होता है, मतलब इस वाले केस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी सर जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो x आएगा जो एक रियल नंबर है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक प्योरली रियल नंबर है। नेक्स्ट चीज आती है कि फॉर अ नंबर टू हैव अ टैग ऑफ इमेजिनरी आई मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब अगर किसी नंबर को आप इमेजिनरी बोल रहे हो तो उसमें आई जरूर आना चाहिए, है सर।
हाँ, अगर भाई साहब मैं बोलूं इमेजिनरी और बोलूं प्योरली इमेजिनरी, ये दोनों डिफरेंट शब्द हैं। जैसे रियल और प्योरली रियल सेम शब्द होते हैं। जैसे भैया मैंने बोला 2+3i है सर, हाँ ये क्या है? मैंने कहा सर ये इमेजिनरी है। बहुत अच्छे, क्योंकि यहां पे आयोटा है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं सर, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है सर। यस, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि x 0 होना चाहिए। यहां पे x की वैल्यू 2 है। और अगर बेटा मैं आपसे बोलूं यहां पे -2i, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि देखो आयोटा आया है। अगर भाई साहब आई प्रेजेंट है तो उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे, आई नहीं दिख रहा है तो उसे इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। और साथ में यहां पे थोड़ी किस्मत अच्छी है, क्योंकि भाई यहां पे रियल पार्ट 0 है, इसलिए भाई ये प्योरली इमेजिनरी है। मतलब अगर कोई नंबर इमेजिनरी है जरूरी नहीं कि वो प्योरली इमेजिनरी हो, और हां अगर कोई नंबर इमेजिनरी तो प्योरली इमेजिनरी वो हो सकता है सर। यस, नेक्स्ट आता है, अगर बेटा आपको दिया गया है 0+0i, तो भाई ये देखो इसका क्योंकि रियल पार्ट 0 है इसीलिए इसको बेटा मैं प्योरली इमेजिनरी बोल सकता हूं। क्योंकि सर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए सर मैं इसे प्योरली रियल भी बोल सकता हूं। लेकिन सर इसको मैं इमेजिनरी नहीं बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि लिखा तो 0+0i है, लेकिन ये प्रकट तो ऐसे ही होगा ना, लिखा तो भाई 0 ही है। ये तो स्टाइल है लिखने का। और मैंने आपसे क्या बोला कि किसी नंबर को इमेजिनरी हम तभी बोलते हैं जब उसमें आयोटा बचे। तो सिंपलीफाई करने पे आयोटा नहीं बचा है, इसीलिए ये इमेजिनरी नहीं है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0+0i कहीं लिखा है तो सिंपलीफाई करने पे वो सिर्फ 0 होता है, मतलब आयोटा गायब हो जाता है। क्योंकि यहां पे रियल पार्ट 0 है इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 है इसीलिए बेटा ये प्योरली रियल है। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है क्योंकि आयोटा यहां पे प्रेजेंट नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग शायद ये पहली बार पढ़ रहे हो, आ जाइए इसका ज्ञान ले लीजिए। अगर भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोलते हो कि दोनों बराबर हैं, तो सर इसकी कंडीशन क्या है? पहले का रियल पार्ट दूसरे के बराबर होना चाहिए, एंड दूसरे का जो पहले का जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों के रियल पार्ट सेम होने चाहिए और साथ में इमेजिनरी पार्ट सेम होने चाहिए। है सर? यस बेटा। नेक्स्ट, अगर भाई मैं बात करूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 Z2, तो देखो जैसे अलजेब्रा करते हो वैसे ही करना है। अगर कोई पूछे Z1 + Z2, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो सर देखो X1 और X2 साथ में ऐड होंगे, और यहां पे जब ऐड करोगे तो सर आयोटा आएगा कॉमन, बचेगा Y1 + Y2। अगर सर मैं इसी में आपसे बोल देता कि दोनों को सबट्रैक्ट करो, तो सबट्रैक्ट करने पे यहां पे X1 की वैल्यू पुट करते, माइनस X2 मतलब Z1 की वैल्यू पुट करते, फिर आप Z2 की वैल्यू पुट करते, तो यहां पे सर माइनस आ जाता दोनों जगह। जैसे ऐड सबट्रैक्ट करते हैं वैसे ही ऐड सबट्रैक्ट करना है। और अगर भाई साहब मैं आपसे यहां पे बोल देता कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो सिंपल है, ये आ जाएगा X1 + IY1, यह आ जाएगा बेटा X2 + IY2। अब देखो मुन्ना, जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये मत करना कि रियल को रियल से कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दिया। नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। आप पहले X1 को, जैसे भी अब तक अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते आए थे वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले X1 इन दोनों के साथ होगा, फिर सर क्या होगा, ये जो बचा है IY1 ये इन दोनों के साथ होगा, X2 + IY2 के साथ होगा। अब देखो भाई ये कितना आएगा, मैंने कहा X1 X2, बहुत ज्यादा अच्छे। फिर क्या आएगा, मैंने कहा I × X1 Y2, फिर ये आएगा I × Y1 X2। अब ये I × I कितना हो जाएगा, I², बचेगा -Y1 Y2। तो देखो भैया रियल पार्ट वाले अगर आप साथ में उठा लो, अगर आप रियल पार्ट वालों को साथ में उठा लो, रियल पार्ट का मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये कितना होगा, मैंने कहा सर ये होगा X1 X2 -Y1 Y2। और जो सर यहां पे बचा दिख रहा है, ये जो पिंकी बाबा आपको बचे दिख रहे हैं, इससे कॉमन ले लो I, बचेगा X1 Y2 प्लस बचेगा Y1 X2। है सर? हाँ, तो ये बेटा इनका प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा अच्छे। अब सर बताइए नेक्स्ट चीज क्या आती है? हाँ भैया नेक्स्ट चीज इसमें देख लो। अब देखो भैया ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको डिवाइड करना है, तो देखो भैया डिवीजन के केस में बस थोड़ा सा सतर्कता आपको दिखानी होती है। जैसे भैया Z1 पुट करोगे
x1 प्लस आई वाई वन नीचे आ जाएगा बेटा x2 प्लस आई वाई टू। अब देखो भैया क्या करना है, आपको नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, x2 माइनस आई वाई टू। कॉन्जुगेट क्या होता है, आई की जगह माइनस आई लगा दो और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है मुन्ना, बस आपको क्या करना होता है डिवीजन में, बस यहां पे जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे आई की जगह माइनस आई करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। और हां, ऊपर वाले को भैया ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भैया नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है सर, एकदम सही। अब आते हैं भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। हम लोग यहां पे भी ये डिफरेंस देख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर के अलजेब्रा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 1 है कि भाई कभी भी हम दो इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं करते। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरा इमेजिनरी नंबर तुम्हारे इमेजिनरी नंबर से बड़ा है या बराबर है, मतलब इक्वालिटी डिस्कस करते हैं, पर इनइक्वालिटी इमेजिनरी नंबर्स के केस में कभी डिस्कस नहीं होती है। हां, अगर भाई साहब ऐसा कुछ को मीनिंगफुल होना है तो भाई साहब देखो बी और डी को 0 होना पड़ेगा। क्यों, अगर सर बी और डी 0 हो गए तो सर ये तो गायब हो जाएगा। अगर सर ये गायब हो गया मतलब आयोटा गायब हो गया। अगर सर आयोटा गायब हो गया मतलब नंबर इमेजिनरी नहीं बचा। और हां, अगर आपको इनइक्वालिटी डिस्कस करनी है तो इन दोनों नंबर को प्योरली रियल होना पड़ेगा, और प्योरली रियल होने के लिए बी और डी क्या होना पड़ेगा, 0। तो भैया पॉइंट नंबर 1 जितना लिखा उसका हिंदी मतलब यह है कि आप दो इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो, है सर, एकदम सही। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर ए और बी रियल नंबर हैं, बहुत अच्छे भैया, बहुत ज्यादा अच्छे। अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको 0 दिया है तो भैया इसका मतलब ये होता है ए और बी दोनों 0 होंगे रियल नंबर के केस में। लेकिन अगर Z1 Z2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, बिलोंगिंग टू सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, और ऐसा दिया है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर का सम 0, तो सर ये ओनली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब Z1 0 Z2 0, नॉट ओनली दी ओनली पॉसिबिलिटी, नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी, ये वन ऑफ द केस है, और भी केसेस हो सकते हैं। जबकि भैया रियल होता है तो ये देखो दिस इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी, है सर, एकदम सही भाई, दिस इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी जो आप देख रहे हो। जैसे कि भैया एग्जांपल ले लो, Z1 स्क्वायर बहुत ज्यादा अच्छे प्लस Z2 स्क्वायर 0 दिया है, तो अगर भैया Z1 को मैं ले लूं 1 प्लस आई, Z2 को ले लूं 1 माइनस आई, और भैया इसमें अगर मैं इसको पुट करके देखूं, आप भैया पुट करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, Z1 आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, सर Z2 आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? अब बताओ सर इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1, प्लस आएगा बेटा 2i। यहां देखोगे 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस 2i। तो देखो सब एक दूसरे से कट के भैया 0 दे रहे हैं, मतलब यहां पे Z1 Z2 स्क्वायर का सम 0 है। तो हाँ, Z1 Z2 दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन और भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है, एक वन ऑफ द केस लिखा है 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ऐसे बेटा और भी केस हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर के केस में सिर्फ यही बेटा केस होता है। पॉइंट नंबर 3 आता है, तो जैसा भैया आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर x एक रियल नंबर है और भाई साहब मॉड x, तब भैया देखो x के बराबर होता है। हाँ, अगर क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यही चीज माइनस x होती है अगर x लेस देन या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 में भी ये वाली चीज हो सकती है। लेकिन भैया कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो मॉड z होता है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखो मॉड z की वैल्यू क्या होती है बेटा, वो होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पे z क्या है बेटा, ध्यान से देखना, z है x प्लस आई वाई, और देखो भैया किसका स्क्वायर किया गया है, इस x का स्क्वायर किया है, और i का नहीं y का स्क्वायर किया है। ये होता है बेटा मॉड z, जिसको मॉडुलस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भैया ये पॉइंट सिमिलैरिटी का है। अगर Z1 Z2 का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से किसी एक को या दोनों को, यहां पे लिखा नहीं है, या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। एंड इट इज सेम एज दैट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर में भी यही होता है, अगर रियल नंबर का भैया प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों को 0 हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक 0 हो सकता है। ये भैया सिमिलैरिटी का पॉइंट है। उसके बाद आता है भैया 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। पहला होता है कॉन्जुगेट, जो अभी पढ़ने वाले हैं। सेकंड होता है मॉडुलस, जो पढ़ेंगे। तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट। तो देखो कॉन्जुगेट्स क्या होता है, तो देखो कॉन्जुगेट भैया क्या होता है, अगर z दिया है x प्लस आई वाई तो z बार को बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट। और सर कॉन्जुगेट लिखते कैसे हैं सर, बस आप i की जगह क्या कर दो सर, माइनस आई कर दो, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट लिखना। अब देखो क्या क्या बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर z के बार का बार ले लिया तो वो z ही आता है।
अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके पूरा बार लिया है तो बार देखो बार बार बढ़ जाता है। अगर बीच में यहां पे माइनस बी होता तब भी सर ये ट्रू होता है सर? हाँ बिल्कुल होते सर, यस। अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी बार बार बढ़ जाता है। सही बात है ना, बार में जाते हो सबको बांटा जाता है ना, हाँ समझ रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है भैया, बार बार बढ़ जाता है। अगर भैया चीजें डिवाइड हो रही हैं, Z1 अपॉन Z2 का पूरा बार लिया है तो क्या होता है सर? तो देखो ये होता है, ऊपर वाले के पास बार जाता है डिवाइडेड बाई नीचे वाले के पास बार जाता है। शायद समझ में आया होगा, ऊपर और नीचे भी भैया बार बढ़ जाता है, लेकिन हाँ Z2 सर यहां पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। उसके बाद में सर आप अगर Z और Z बार को ऐड करते हो तो वो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z आता है। आप भाई साहब समझ सकते हो कि ये सर 2x के बराबर होता है। अगर Z प्लस Z बार जीरो दिया है मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z जीरो दिया है, मतलब कि सर X जीरो दिया है। अगर X जीरो है तो ये जो Z है बेटा प्योरली इमेजिनरी होगा। एंड इन द सेम मैनर अगर आप नीचे देखो Z माइनस Z बार को सिंप्लीफाई करो तो ध्यान देना भाई, ये 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z नहीं होता बेटा, ये 2i टाइम्स होता है। ध्यान देना भाई, ये कुछ लोग धोखे से लिख देते हैं 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, होता है 2i टाइम्स। अब बताओ अगर ये बेटा आपको जीरो दिया हुआ है सर, हाँ इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2i भी लिख सकते हो। तो देखो इमेजिनरी पार्ट जीरो मतलब सर y जीरो। अगर सर y जीरो इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा सर z क्या होगा? मैंने कहा z विल बी प्योरली रियल, क्योंकि भैया यहां पे y जीरो है सर। हाँ अब देखो भैया जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक नंबर भी होता है, साथ में भाई साहब एक देखो आर्गन प्लेन होता है, उसका दूसरा नाम बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, उसका तीसरा नाम बेटा गॉसियन प्लेन होता है। वहां पे एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको भैया बोलते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस है सर। हाँ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सर इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस, सर इसको बोलते हैं पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस मतलब प्लस वाई एक्सिस, और इसके जो भैया नीचे जो आप देख रहे हो ये वाली चीज इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब जरा बेटा यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना है? मैंने कहा मानो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो देखो इसका बिहेवियर बेटा एक पॉइंट्स का भी होता है। पॉइंट का मतलब क्या है सर? इसको हम x कॉमा y लिख सकते हैं। ध्यान देना भैया, x पहले आता है रियल पार्ट फिर आता है इमेजिनरी पार्ट, कभी y कॉमा x नहीं लिखेगा, x कॉमा y लिखेगा, पहले रियल पार्ट फिर आता है बेटा इमेजिनरी पार्ट है सर। हाँ अब मुन्ना यहां पे जल्दी से आ जाइए। इसके बाद क्या है? z और z बार जो होते हैं बेटा ये मिरर इमेज होते हैं अबाउट द रियल एक्सिस। कैसे? अगर पिछले फिगर में भैया अगर z यहां पे लाई कर रहा है, इसको अगर मैं z मानूं तो देखो भैया z बार वाले पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? क्योंकि आपको पता है सर यहां पे z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा, मतलब सर ये पॉइंट क्या होगा? रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट बेटा माइनस वाई है, यानी सर यहां पे लाई करेगा x कॉमा माइनस वाई जो है z बार। अब देखो मुन्नू आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप इन दोनों को यहां पे ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, जैसे बेटा यहां पे आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, साथ में ये परपेंडिकुलर है, मतलब रियल जो एक्सिस है इसको सर हम क्या बना सकते हैं? अगर यहां पे मिरर होता तो z की इमेज यहां पे बनती। अरे बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है z और z बार मिरर इमेज होते हैं अबाउट द रियल एक्सिस है सर। हाँ उसके बाद में भैया मॉडुलस आता है, तो देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकाल, देखो z में ऐसे भी लिख देता हूं, z में ऐसे भी लिखता हूं, अगर काटता हूं इसका मतलब भैया मैं z लिख रहा हूं, मैं कानपुर में इसे लिखना सिखाया जाता है। सर मॉड ऑफ z क्या होता है? हमने कहा भैया मॉड ऑफ z होता है यहां पे रियल का स्क्वायर, बहुत अच्छे, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है भाई, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है मॉड z, ठीक है। अब देखो मॉड z भैया देखो अंडर रूट में वैल्यू है, सही बात है, तो सर मॉड z अंडर रूट में वैल्यू है, x एक रियल पार्ट है, y रियल पार्ट है, तो सर ये हमेशा देखो प्योरली रियल आएगा। मॉड z इज ऑलवेज प्योरली रियल। z इमेजिनरी है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन मॉड z भाई साहब क्या है? प्योरली रियल है। सर यहां पे जो आप मॉड z देख रहे हो सर वो क्या होना चाहिए? मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है सर। हाँ उसके बाद में भैया मॉड z भैया देखो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है z का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। कैसे सर रिप्रेजेंट करता है? अगर भैया z का कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, यानी कि सर यहां से मॉड z क्या आएगा? मॉड z आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस भी भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूले से यही आएगा। मतलब अगर आर्गेंट प्लेन में भैया जेड को लेके जाएगा तो मॉड जेड डिस्टेंस बताएगा, जेड की किससे, ओरिजिन से बताएगा। और भाई साहब क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए डिस्टेंस हमेशा रियल होती है, लिख लो। और भैया डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब नॉन नेगेटिव होती है, इसलिए मॉड जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है सर। हाँ, इसके बाद भाई साहब देख लो, प्रॉपर्टीज देख लो, फर्जी सी प्रॉपर्टी, मॉड जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मॉड जेड 0 है तो इसकी सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड 0 होता है जब जेड भैया 0 + 0 i हो। तीसरा क्या, मॉड जेड की वैल्यू जो होती है वो x से बड़ी होती है, और ये ऑब्वियसली आप देख भी सकते हो क्योंकि सर ये मॉड जेड क्या होगा, मैंने कहा x² + y² होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा ना, क्योंकि भैया x² में कुछ ऐड है। और सेम वे में मुन्ना यहां भी आप देख सकते हो, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये भाई साहब लिखा हुआ है √(x² + y²), ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा क्योंकि y² में कुछ एक्स्ट्रा x² एडेड है। तो ये दोनों किसी काम के नहीं, ये पहला वाला तब भी ये काम का है, ठीक है, दूसरा भैया किसी काम का नहीं, जल्दी नहीं पूछा जाएगा है। हाँ, तीसरा आता है भाई साहब, अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमने मल्टीप्लाई किया है फिर उसमें मॉडुलस लिया है तो मॉड देखो इंडिविजुअली देखो भैया बट जा रहा है, मॉड Z1 में लग गया, मॉड Z2 में लग गया, मॉड Z3 में लग गया, मॉड किस में लग गया, Zn में। अगर भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तब बेटा यहां पे मॉड लगा रहे हो, डिवाइड करके मॉड लगा रहे हो, इंडिविजुअल मॉड के भैया डिवीजन के बराबर होगा। डोमेन का ध्यान रखते हुए नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, अगर भैया z की पावर n दी है फिर उसका मॉड लिया है, ये बेटा बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो भैया क्या होता है, ये पावर जो है ना ये बाहर आ जाती है, ये भैया बहुत काम आएगा। चौथा क्या है, अगर आप मॉड z निकालो, मॉड ऑफ z बार निकालो, मॉड ऑफ -z निकालो, मॉड ऑफ -z बार निकालो, सबका भैया मॉड बराबर आता है, और ये भी बेटा बहुत ज्यादा काम आता है सर। हाँ, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, बहुत बढ़िया। उसके बाद भैया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ये भैया बहुत काम आएगा। इस वाले फॉर्मूले में क्या दिया है कि सर z और z बार जो है उसका प्रोडक्ट आता है मॉड जेड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो, z को पुट कर दो x + iy, z बार को कर दो x - iy, जैसे प्रोडक्ट लोगे ये x² + y² के बराबर आ जाएगा जो मॉड जेड का स्क्वायर है। अगर भाई साहब मॉड जेड आपको मानो कि भैया 1 दिया है, अगर भैया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड 1 होता है इसका मतलब सर ये होता है कि जो z है सर वो क्या है, मैंने कहा सर z यूनिमॉड्यूलर है सर। हाँ, Z यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि मॉड Z की वैल्यू 1 है, यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या है भाई कि उसका मॉडुलस कितना है, 1 है। तो भाई अगर आपने यहां पे मॉड Z को 1 ले लिया तो देखिए इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि सर ये जो Z × Z बार है ये 1 है, इसका मतलब क्या, Z बार को नीचे ले जा तो भैया Z आ जाएगा 1/Z बार, या फिर Z को नीचे ले जा तो Z बार कितना आ जाएगा, 1/Z। ये भाई साहब प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, बहुत सवालों में यूज होती है, बहुत सवालों में यूज होती है, चाहे एडवांस का सवाल हो चाहे मेंस का सवाल हो। ये भैया फॉर्मूला जरूर याद रखना, खुद का नाम भूल जाना लेकिन इसको कभी ना भूलना है सर। बिल्कुल सही मुन्ना, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया एक और ज्ञान देता हूं भैया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दिए हैं, तुमने उनको सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लिया है, Z1 - Z2 का अगर तुमने मॉड ले लिया है तो भाई साहब ये डिस्टेंस होता है Z1 Z2 के बीच का आर्गेंट प्लेन में है। इसको भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है जल्दी सितारे लगा दो, खूब सारे सितारे लगा दो, करियर की कसम है। अगर ये चीज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लो, नीचे लिंक लगा है पिन कमेंट में, डिटेल स्टडी कर लो। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, सर अगर ये A पॉइंट Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, B पॉइंट Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Z1 - Z2 का भैया मॉड क्या होता है, Z1 Z2 के बीच के डिस्टेंस मतलब AB, और साथ में भैया Z2 - Z1 का मॉड भी उसी के बराबर आएगा, क्योंकि जितनी दूरी A और B की होगी उतनी दूरी B और A की होगी। A और B की दूरी को बोलेंगे मॉड ऑफ Z2 - Z1, B और A की दूरी को बोलेंगे मॉड ऑफ Z1 - Z2। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ओपी सवाल में भैया ओपी स्टूडेंट ये चीजें ध्यान रखते हैं सर, बिल्कुल सही। उसके बाद भैया लोकस आता है, लोकस। हाँ, अब क्या पता कुछ क्लास 11th के बच्चे हो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ना पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में भैया अलग अलग पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फिर कोऑर्डिनेट के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो ये चीजें उनके लिए हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं और हाँ पढ़ना चाहते हो कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स में मिला के, नीचे डिस्क्रिप्शन है, पिन कमेंट देख, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में देखना, वहां पे लिंक लगा है। अब देखो भैया अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया Z एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है, Z2 एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, और साथ में आपसे बोला है कि Z ऐसे मूव कर रहा है कि उसका Z2 से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट और K है,
ठीक है भाई। और k क्या है भैया, कांस्टेंट है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, हाँ लिखा हुआ है। तो देखो भैया z एक मूविंग पॉइंट है, तो z किसमें भैया मूव करेगा, एक देखो सर्कल में मूव करेगा, z2 उसका सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस उसका k होगा, है सर, हाँ बेटा। लोकस नंबर 2 आता है जो होता है भैया लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर किसी सवाल में तुम जाओगे और तुमसे ये बोला जाएगा कि सर z एक मूविंग पॉइंट है, z1 और z2 क्या है सर, ये z1 z2 फिक्स पॉइंट्स है, z एक मूविंग पॉइंट है क्योंकि लोकस हमेशा किसका बनता है सर, लोकस हमेशा बनता है मूविंग पॉइंट का, z1 z2 फिक्स पॉइंट है, तो z किसमें मूव करेगा, इस डॉटेड रेखा में मूव करेगा। और ये डॉटेड रेखा क्या है सर, डॉटेड रेखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, z1 z2 के भैया मिड पॉइंट से ये रेखा पास कर रही है, इसके परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z1, z किसमें मूव कर रहा होगा रे, मूव कर रहा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, है सर, हाँ। अब भैया आता है ज्ञान आता है इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द सर्किल। अगर भैया आपको दिया गया है कि z एक मूविंग पॉइंट है, लिख के आएगा पूरा, ये इतना मैंने टाइप कराया नहीं, इतना टाइप कराने का फायदा नहीं, तुम बेहोश हो जाते, इसलिए खुद के हाथों से लिखा है। हाँ गला चढ़ गया, लगातार बोला है, वन शॉट में सब रिकॉर्ड हो रहा है, समझे, हाँ भौकाल देख रहा हूं। अगर भैया क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं z एक मूविंग पॉइंट है, z1 एक फिक्स पॉइंट है, z z1 के साथ ऐसे भैया मूव कर रहा है, साथ नहीं z ऐसे मूव कर रहा है, सच z माइनस z1 का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू k है। k बेटा आपको क्या दिया होगा, पॉजिटिव दिया होगा, मतलब सर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड रीजन, मैन आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड रीजन, हाँ सर्कमफेरेंस इज इंक्लूडेड। एंड अगर मैं आपसे ऐसा कुछ बोल दूं कि भैया z ऐसे मूव कर रहा है, सच z1 से का जो इसका डिस्टेंस है वो k के बराबर या उससे ज्यादा है, आओ भाई साहब देख लो जल्दी से, ये क्या है सर, सूर्य भगवान खुद प्रकट हुए हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड रीजन और सर्कमफेरेंस बेटा यहां पे इंक्लूडेड है। बोलो जय बाबा की, जल्दी से बेटा जल्दी से, जय बाबा की, जय बाबा की। नेक्स्ट भैया जो आता है, जो तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्म्स में, उसका नाम है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट सुनने में जितना भौकाली लगता है उतना भौकाली है नहीं। जैसे भैया आप ये आर्गन प्लेन बनाओ, यहां पे ओरिजिन है और भैया जेड का आपको आर्ग्यूमेंट बताना है, तो देखो क्या करना है, ओरिजिन को बेटा जेड से मिलाना है? हाँ, अगर z का आर्ग्यूमेंट बताना है अंग्रेजी की ऐसी की तैसी, तो ओरिजिन को क्या करना है सर, ओरिजिन को z से मिलाना है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस ये है, ठीक है, ये भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस ये है, और भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस पे क्या करना है, इसके साथ में ये एंगल नापना है। ये जो एंगल होता है वो होता है भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है सर, हाँ। तो भैया आज के बाद कोई बोले आर्ग्यूमेंट, रोना नहीं, बोल देना आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। और कैसे भौकाली तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्क ऑफ जेड होते सर, हाँ। अब देखो भैया आर्ग्यूमेंट लिखने के तीन तरीके होते हैं, कभी कभार पूछा आता है पीवीओए, सही बताऊं हमेशा यही पूछा जाएगा पीवीओए। तो पी से होता है लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल, वी का मतलब वैल्यू, ओ का मतलब ऑफ, ए का मतलब आर्ग्यूमेंट। इसका भैया देसी नाम क्या है भैया, एम्पलीट्यूड। अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको एम्पलीट्यूड बताना है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बताना है, तो थीटा हमेशा होता है ओपन माइनस पाई से क्लोज पाई। याद कैसे रखोगे, बच्चे भूल जाते हैं ओपन कहां क्लोज क्या, ओ सी, हाँ ओ का मतलब ओपन, सी का मतलब क्लोज, ओ सी। अब आता है बेटा नेक्स्ट चीज जिसका नाम क्या है सर, जीवीओ है। सर जीवीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने कहा जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर थीटा वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है तो जनरल वैल्यू का मतलब क्या है कि सर थीटा में ऐड कर दो 2n पाई, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, सवाल हो जाता, अरे पढ़ तो रखा ही, क्या टेंशन है, नहीं पढ़ा है नीचे देखो पिन कमेंट, हाँ डिटेल स्टडी कर लो। हाँ अब यहां पे आओ जल्दी से, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको मैं एलपीए बोलता हूं, एल से लीस्ट, पी से पॉजिटिव, ए से आर्ग्यूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। यहां पे थीटा ओपन 0 से क्लोज टू पाई होता है। यहां पे भी क्या खेला चल रहा है, ओ सी, ओ से ओपन, सी से क्लोज, है सर, हाँ बेटा। अभी अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर कैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखे, मतलब कैसे एम्पलीट्यूड लिखें, ठीक है मेरे मुन्ना, तो अगर मानो z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई दिया, x प्लस आई वाई दिया है, तो सबसे पहले आपको निकालना है बेटा tan ऑफ थीटा।
tan ऑफ थीटा क्या होता है, मॉड लगा दो y अपॉन x के रेशियो पे, ऊपर इमेजिनरी, आहा ऊपर इमेजिनरी नीचे रियल, ऊपर इमेजिनरी लोग नीचे रियल लोग, आ जाओ। अगर भैया x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ z को लिखा जाता है एम्प z, ठीक है, तो उसका आंसर थीटा, जो यहां थीटा निकाला है वही होता है। अगर भैया x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, उस टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है बेटा, पाई माइनस थीटा। सर याद कैसे रखेंगे, हमने कहा थीटा लीनियर पेयर होता है बगल में, पाई माइनस थीटा। अगर भैया x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव मतलब भैया थर्ड क्वाड्रेंट। अगर भैया फोर्थ है तो इसका माइनस टाइम्स ले लो, ऊपर वाले का माइनस टाइम्स क्या होगा, माइनस थीटा। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसका माइनस टाइम्स ले लो, तो सर पाई माइनस थीटा का माइनस टाइम्स क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। इतना करा डाला लाइव झिंगा लाला, बोलो जय बाबा की, है सर। हाँ अब देखो भैया, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है, वो होता है भैया ओरिजिन। ओरिजिन पे आर्गुमेंट क्यों नहीं डिफाइन होता है, सिंपल सी चीज है, आप अगर आर्गन प्लेन बनाओगे तो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट की या एम्पलीट्यूड की परिभाषा क्या बताई है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा दो। ओरिजिन का निकालना है, ओरिजिन ज्वाइन कराओ, तो रेखा नहीं आई ना। जनरली क्या होता है, जेड भैया ओरिजिन के बाहर होता है तो एक रेखा आ जाती है, एंगल बता लेते हैं। लेकिन भैया यहां पे एक बिंदु आ गया, ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन कराया, तुमने यहां बिंदु पाया, तो बिंदु का लाइन से कौनो एंगल नहीं होता है। लिख लो, बिंदु का पॉइंट का लाइन से कौनो एंगल नहीं होता है। इसलिए सर अगर कोई पूछे कि आर्ग्यूमेंट बताओ जीरो का, बोल देना नॉट डिफाइंड, एम्पलीट्यूड बताओ जीरो का, बोल देना नॉट डिफाइंड। बोलो जय बाबा की, जल्दी आ जाओ, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आता है, अगर किसी ने बोला सर इसका लोकस बनाओ, z क्या है सर, मैंने कहा z भाई साहब मूविंग पॉइंट है। z नॉट क्या है सर, हमने कहा z नॉट क्या है, z नॉट फिक्स पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट थीटा है। तो देखो आपको क्या करना है, z नॉट बनाओ, ठीक है, ठीक है भैया, z नॉट, ये z नॉट है, ये सब समझाएंगे, जितना बोल रहा हूं वही देखना, ये z नॉट है। लाइन बनाओ पैरेलल टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, एंगल बनाओ यहां से थीटा, सही है, और z इस पे कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन हाँ ये रे है, z इसमें पीछे नहीं लाई करेगा, z क्या होगा, बस इस वाली रे में लाई करेगा, लाइन नहीं बनानी, रे बनानी है। तो अगर कोई बोले आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट बाय थीटा, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक रे जो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, कहां से निकल रही है, z नॉट से। लेकिन हाँ इस लोकस में z नॉट एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए यहां पे देखो ओपन दिखाया है, ऐसे सॉलिड नहीं दिखाया है, ओपन दिखाए हैं, है सर, और त्या, और ये लोकस का पार्ट नहीं है, मतलब यहां पे सर z की वैल्यू z नॉट नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती, अगर z नॉट हो सकता तो यहां पे पुट करो, जैसे यहां पे पुट करोगे यहां आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह z नॉट पुट करो, z नॉट माइनस z नॉट कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, और सर आर्ग्यूमेंट जीरो नॉट डिफाइंड होता है, थीटा थोड़ा ना आएगा, इसीलिए सर यहां पे z नॉट नहीं होता। और आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कभी भी आपको दिया जाए आर्ग्यूमेंट z माइनस z नॉट इक्वल टू थीटा, तो एक रे रिप्रेजेंट करता है जो भैया z नॉट से निकल रहा है, और हां लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है सर, बिल्कुल सही। हाँ आप क्या सर, अरे कोई बात नहीं। अब देखो भैया डेफिनेशन टू ऑफ अ सर्किल होती है, ये आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाई गई होगी। अगर भैया पीजेड का मतलब क्या है, पॉइंट है P जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म है भैया z, ये z लिखा है, ये ऐसे मूव कर रहा है सर दैट P का जो A से डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई P का जो B से डिस्टेंस है वो K है, K पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कंडीशन ये गिवन होगी, ठीक है ना। A और B भाई साहब फिक्स पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या है भैया, Z1 Z2 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अगर भाई साहब इसी को मैं कॉम्प्लेक्स वर्स में लिखूं, कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में लिखूं, तो आप ये समझ सकते हो सर PA को मैं कैसे लिखूंगा, PA है P और A का डिस्टेंस, मॉड ऑफ Z माइनस Z1। सर PB को कैसे लिखूंगा, हमने कहा भैया Z और Z2 का डिस्टेंस है सर। हाँ ये रेशियो दिया है कि, तो सर ये लोकस होता है सर्कल का, एक भैया सर्कल इससे बनता है। मतलब आज के बाद आपको बोल दिया जाए PA को पुट करो, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी, तो सर लोकस P का क्या होता है, सर्कल होता है सर। हाँ इसके बाद आता है भैया इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये चीज इलिप्स में पढ़ाई जाती है कि अगर PA प्लस PB K है, K कांस्टेंट है, ये कंडीशन गिवन है। अगर P का भैया मैं कोऑर्डिनेट मान लूं Z कॉम्प्लेक्स वर्स में, A का भैया कोऑर्डिनेट मान लूं Z1 है, और भैया B का मान लूं Z2। अब देखो मेरी मर्जी है, Z में चाहे मैं ऐसे काटूं चाहे ना काटूं, ठीक है ना यार। तो देखो भैया PA लिखा होगा मॉड ऑफ Z माइनस Z1, ये Z ही लिखा है, Z ऐसे भी लिखेगा ऐसे काट के भी लिखेगा, प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K। इसकी तीन कंडीशन होती हैं सर, तीन कंडीशन क्या, अगर सर इस K की वैल्यू AB से बड़ी है तो AB डिस्टेंस क्या होगा,
Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, चाहे ऐसे लिखो चाहे ए बी को मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखो। अगर के बड़ा है इससे तो लोकस ऑफ पी क्या होता है सर, इलिप्स होता है। अगर के लेस देन ए बी है, ए बी भैया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो सर नो लोकस होता है। अगर के इक्वल टू ए बी है तो सर लोकस पी का क्या होता है, लाइन सेगमेंट ए बी होता है। यह प्रॉपर्टी अगर इलिप्स नहीं पढ़ा, इलिप्स में पढ़ाई जाएगी, उसी को मैंने आपको क्या करा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके दिखा दिया। नेक्स्ट आता है भाई क्या, हाइपरबोला। अगर पीए पीबी का जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्शन का मॉड है वो के दिया है, पीए कैसे लिखोगे सर, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, बिल्कुल सही। पीबी कैसे लिखोगे सर, मॉड ऑफ Z माइनस Z2। अब देखो मेरी मर्जी, चाहे मैं Z ऐसे काट के लिखूं, स्टाइल है, कानपुर में ऐसे सिखाया जाता है, ठीक है ना यार, इक्वल टू के। क्लियर है भाई, केस 1, अगर के छोटा ए बी से, समझे ना, मतलब के लेसर देन Z1 माइनस Z2 का मॉड, ए बी है मॉड ऑफ Z1 Z2, तो लोकस ऑफ पी क्या होता है, हाइपरबोला। ध्यान देना भैया, यहां पे के ग्रेटर पे इलिप्स आता है और यहां पे के लेसर पे हाइपरबोला आता है सर, यस। उसके बाद में क्या है, अगर के और ए बी बराबर है, मतलब के ए बी के बराबर है, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है, तो सर लोकस ऑफ पी क्या होता है, 2 रेज होती हैं, ठीक है। जो देखो मतलब Z बेटा यहां पे लाई कर रहा होगा, एक रे Z2 के राइट में होगी, दूसरी रे क्या होगी भैया, Z1 के लेफ्ट में होगी, ये इसका लोकस होगा, Z यहां पे लाई कर रहा होगा। और अगर ये AB से बड़ा आ गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से ये बड़ा आ गया, तो सर P का नो लोकस होता है सर, हाँ। और वहां पे सर नो लोकस कब होता था, यहां पे नो लोकस तब होता था जब K लेस देन AB था, और यहां पे सर नो लोकस, सॉरी इसमें इलिप्स में नो लोकस कब था, जब के लेस देन ए बी था। और हाइपरबोला में नो लोकस कब है, जब के ग्रेटर देन ए बी है। बहुत बढ़िया, बोलो जय बाबा की। बहुत भोकाली बाबा भैया पैदा हुए जिनका नाम था ऑयलर बाबा, कुछ लोग इन्हें यूलर बाबा भी कहते हैं। उन्होंने बोला कि जो ई की पावर आई थीटा होता है, दिस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई का प्रेम भैया साइन के साथ है, इसको सिस थीटा भी बोल सकते थे। कॉस भैया तनहा पड़ा है, साइन आई के साथ है, बहुत अच्छे। उसके बाद में क्या भैया, कुछ ज्ञान देते हैं कि अगर भैया कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होता है, अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा पाई होता है। कैसे, ऐसे आओ ऐसे आओ, अगर पॉजिटिव रियल है तो यहां पे लाई करेगा, तो देखो भैया एंगल हमेशा 0 बचेगा। अगर भाई साहब नेगेटिव रियल है तो हमेशा यहां पे लाई करेगा, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ पाई आएगा। अगर नंबर भैया पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है, यहां पे अगर लाई कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ π/2 आएगा। अगर भैया नीचे लाई कर रहा है तो हमेशा एंगल कितना आएगा, -π/2। मतलब देखो भैया ये चीज आपके एकदम खून में बसना चाहिए, और अगर आपने बहुत सिंसियरली कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो ये चीज आपको ध्यान ही होगी। बोलो है सर, ओते बेटा। अगला आता है भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहो चाहे पोलर फॉर्म कहो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है सर, हाँ। या फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑयलर बाबा की देन है, उसे हम लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा। तो इसको लोग पोलर फॉर्म बोल देते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल देते हैं। और थीटा क्या होता है सर, वो एम्पलीट्यूड होता है z का। बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर भैया आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी की बताऊं तो भैया एकदम ये लॉग जैसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड है, बाहर आर्ग्यूमेंट लगा है, तो सर इसका आंसर होता है आर्ग्यूमेंट Z1, आर्ग्यूमेंट Z2, आर्ग्यूमेंट सब में बढ़ जाता है और सब ऐड हो जाते हैं जैसा लॉग में होता है। अगर सर यहां पे z की पावर n है तो सर लॉग जैसा n आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद में क्या है सर, अगर डिवीजन है तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इट फॉलोज लॉग जैसी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो यहां पे सर एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आंसर -π से π के बीच में आना चाहिए, ओपन से क्लोज, ठीक है भाई। तो देखो हम लोग क्या करते हैं भैया, सेम चीज कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 मतलब एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2, एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2, एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2, एम्पलीट्यूड Z की पावर m तो आगे मल्टीप्लाई हो गया m टाइम्स एम्पलीट्यूड Z, ठीक है भाई। लेकिन हाँ अगर आप ऑब्जर्व करो, हर जगह भाई मैंने 2n पाई से ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। हर जगह 2n पाई से ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। ये इसलिए भाई साहब यूज करते हैं जिसमें कि अगर आपने लॉग जैसी प्रॉपर्टी लगाई है, आंसर इस वाले इंटरवल के बाहर चला गया है, तो सर एडजस्टिंग फैक्टर से वो आंसर अंदर आ जाता है सर। क्या डिटेल प्रैक्टिस चाहिए, हाँ नीचे भाई पिन कमेंट है, उसको देख लो, वहां पे प्रैक्टिस कराई है। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया प्रॉपर्टी ये है जो आजकल मेंस और एडवांस का प्यार बनी हुई है, क्या कि अगर एम्पलीट्यूड दिया है बेटा z के बार का, तो ये होता है माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z के बराबर होता है। इसमें भैया कोई भी लॉग जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ना z रियल नहीं होना चाहिए, रियल के लिए ऐसा कुछ वैलिड नहीं है।
अगर z रियल है, अगर आपको बेटा ऐसा कुछ दिया हुआ है कि z रियल है, तो उस वाले केस में जो एम्पलीट्यूड बेटा z का आता है वही एम्पलीट्यूड बेटा z बार का आता है। मतलब रियल के केस में दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, जबकि जब रियल नहीं होता तो माइनस टाइम्स होता है। इसको आप लोग लिख लेना। अब देखिए बच्चों, जो इसमें नेक्स्ट चीज आती है वो है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई साहब, एकदम भगवान विष्णु जी के तरीके हैं, जय विष्णु बाबा की। ठीक है, तो भैया कभी कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर युग में आता है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर एल्जेब्रा युग में आता है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री युग में आता है, और कभी कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट युग में आता है। तो भाई साहब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग एज अ वेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर Z1 है, इस पूरे को हम Z1 भी बोलते हैं। और साथ में भाई साहब ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वेक्टर ये Z2 है। दोनों की जैसे टेल आप मिलाएगा तो एंगल जो थीटा आएगा, जो एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स होता है भाई, वो होता है क्या, एम्पलीट्यूड Z1 अपॉन Z2। मतलब ये क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स वेक्टर Z1 अपॉन मतलब Z1 एंड Z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरीके भी बेटा ये बिहेव करता है सर। हाँ, अब देखो भाई, आती है ज्ञान की बात आती है कि अगर कभी आपको Z1 Z2 को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फिर मॉड लेके स्क्वायर करना है, तो इसका वैल्यू आता है मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। इधर प्लस है तो इधर प्लस, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 का बार इंटू Z2, पहले का बार इंटू दूसरा। अगर यहां माइनस है तो यहां पे माइनस लगा दो। और सेम प्रॉब्लम देखो, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ पहला इंटू दूसरा बार। मतलब भाई साहब यहां पे समझ में आ रहा है, आप पहले का बार इंटू दूसरा कर सकते हो या पहला इंटू दूसरा बार कर सकते हो, लेकिन हां दोनों पे बार नहीं कर सकते हो, किसी एक पे बार करना है। ठीक है, तो ये भाई साहब देखो एल्जेब्रा से फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला बेटा यूज हो जाता है बढ़िया सवालों में। और ये बेटा फॉर्मूला कहां से आता है, ये भाई साहब वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ये भैया वेक्टर युग से आता है। कि अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाता है, और थीटा होता है एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स वेक्टर Z1 एंड Z2। तो सर ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा है, और ये अलजेब्रा की चीज है, तो ये बेटा बहुत काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेट फॉर्मूले जो हैं ये आपको अपने फ्लैश पैड में मतलब आपकी कॉपी में लिखने हैं। सर यस। अब देखिए भैया नेक्स्ट चीज आती है कि भाई कैसे स्क्वायर रूट निकालें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका एक प्रोसेस होता है जो लोगों को बेटा पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, उसे याद कर लेना, क्योंकि जेईई मेंस में इस पे सवाल आ सकता है। तो भाई जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, z दिया है बेटा x प्लस आई वाई, और आपको रूट ऑफ z निकालना है, तो देखो रूट ऑफ z क्या होता है, प्लस माइनस मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा भाई, x होगा, प्लस आई टाइम्स, देखो सेम चीज लिखी है, बस यहां पे माइनस है। लेकिन सर ये कब होगा, मैंने कहा ये बेटा तब होगा जब y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। मतलब अगर आपको कभी भी बेटा स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले y देखो, y अगर पॉजिटिव आता है तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्लस माइनस दिस, और सेम टाइप का दिस, बीच में माइनस। अगर y पॉजिटिव है तो बीच में प्लस, और अगर बेटा यहां पे y आपका नेगेटिव है, अगर ऐसा कुछ है कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो देखिए जैसा फॉर्मूला ऊपर है वैसा ही फॉर्मूला नीचे है, बस बीच में माइनस है। तो भाई इसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स कॉपी में अपने फ्लैश पेन में जरूर लिखना है कि सर डायरेक्टली कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस पे सवाल मेंस में आने की संभावना है, ध्यान रखना। एडवांस में नहीं आएगा, लेकिन क्या पता यार एडवांस के किसी सवाल में ये यूज हो जाए, है सर। हाँ, अब भैया ये आपको घर के लिए मैं सवाल दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर लिख देना। जेबी के आंसर इक्वल टू जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल 2 + 3i आता है तो लिख देना 2 + 3i, मतलब जेबी के आंसर इक्वल टू 2 + 3i। इसको भैया सब लोग सॉल्व कर लेना। इसमें y की वैल्यू 24 है, y पॉजिटिव है। बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला कि नीचे वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। मॉड z वही मॉडुलस है, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है भैया, x होता है सर। हाँ, अब देखिए भैया इसके बाद आता है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे भी सवाल आते हैं। इस पे भी भाई मेंस में या एडवांस में डायरेक्टली सवाल आ सकता है, मेंस में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो भाई जैसे कि अगर भाई कभी इस वाले फॉर्मेट में सवाल आता है कि आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, b अपॉन z, और भैया ये a और b है, और साथ में मुन्नू ये मेंशन है कि a और b क्या है, ये रियल है, a b क्या है, रियल है। ये बेटा बहुत ही फेमस फॉर्मेट है और इस पे सवाल
पक्का आ सकता है। दिस इज वेरी फेमस फॉर्मेट, इसको भी भाई फ्लैश पैड में लिखना है। तो देखिए भाई इसका आंसर आपको डायरेक्टली एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। इन सबका प्रूफ क्लासेस में बेटा बताया जाता है, आपको इसका प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर भाई मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी, रूट सिर्फ ऊपर है डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए बाई 2। और अगर भैया मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू भैया आपको पता करनी है, बस देखिए ऊपर और नीचे डिफरेंस क्या है, बस देखो बीच में ये माइनस लग गया है, इसमें प्लस की जगह माइनस लग गया है। तो इस पे देखिए सवाल डायरेक्टली आएगा, इस टाइप के फॉर्मेट में चीज दी होगी, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। राइट वाला ए होगा, यहां पे बी होगा। कैसे याद रखोगे? बी ए याद रखना, ए बी नहीं, बी ए। तुम क्या करने जा रहे हो? बी ए। तुम बी ए नहीं करने जा रहे हो वैसे, ठीक है ना, बीटेक करने जा रहे हो, फिर भी क्या बोलोगे? बी ए, समझे? हाँ। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दीजिएगा, क्या ये भैया सवाल है, आप समझ रहे हो सर बी ए, तो बी की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो भाई इसमें मॉड जेड मैक्स वैल्यू बताओ, मॉड जेड मिन वैल्यू बताओ। जो भी आंसर आए आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि अंडर रूट में आएगा। अगर रूट 37 टाइप का कोई आंसर आ रहा है, वैसे रूट 37 टाइप आता है, चलो छोड़ो, अगर आप इसे खुद से कर लेते हो तो आपको कमेंट कर देना है बीकेजी आंसर 2 दिल है सर। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? कुछ शायद 5 प्लस रूट 37 समथिंग आता है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। शायद रूट 37 नहीं आता है, जो भी आता है क्या करना, ठीक है, आप बस फॉर्मूले में पुट कर देना, रूट के टर्म्स में आएगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आपको कमेंट कर देना बीकेजी आंसर 2 दिल है सर। हाँ, अब भैया बहुत ही महान सा रूल आता है जिसका नाम है कोनीज रूल। एक भैया कोनी बाबा थे, उन्होंने भैया कंसेप्ट ऑफ रोटेशन दिया था। उन्होंने ये बोला था, मानो यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर Z1 Z2 को हम भैया टेल से टेल मिलाते हैं, ठीक है ना। तो भैया देखो Z1 का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? Z1 डिवाइड किससे करना है सर? मॉड ऑफ Z1 से, ठीक है। और जैसे सर उसमें e की पावर i थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगर भैया थीटा पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ये वेक्टर क्या एंटी क्लॉकवाइज थीटा घूम जाएगा। और यही भैया थीटा नेगेटिव होता तो यही नीचे घूम जाता, ठीक है ना, वही क्लॉकवाइज घूम जाता। अब यहां देखो, क्योंकि भैया ये Z1 का यूनिट वेक्टर है, e की पावर i थीटा, थीटा पॉजिटिव मान लेते हैं यानी ऊपर घूमा, तो देखो Z2 का यूनिट वेक्टर आ गया। Z2 का यूनिट वेक्टर क्या? Z2 अपॉन मॉड Z2। इसे बोलते हैं बेटा कोनीज रूल है सर। यस। अब देखो भैया ये जेई मेंस और एडवांस में बहुत काम आता है। -1 अगर आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं भी देखो वो लिख सकते हैं e की पावर i पाई, ठीक है। सॉल्व करके देखो cos पाई प्लस i sin पाई, ये -1 ही आता है। -1 को अगर आप इसमें भैया यूलर फॉर्मूला लगाओगे, ऑयलर फॉर्म लगाओगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या? e की पावर i थीटा, थीटा कितना है? पाई है, पाई क्या है? पॉजिटिव है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट विल गेट रोटेटेड बाई पाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज। आई को हमेशा कैसे लिखना है? e की पावर i पाई बाई 2, ठीक है। ये चीज बेटा अपने फ्लैश पैड में लिख लेना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे आपको i क्या दिया हुआ है? मैंने कहा भैया i है e की पावर i पाई बाई 2, पाई बाई 2 पॉजिटिव है, थीटा पाई बाई 2 है। मतलब अब की बार कॉम्प्लेक्स वेक्टर कितना घूमेगा? कॉम्प्लेक्स वेक्टर बोलो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा की भैया वैल्यू याद करो, e की पावर i 2 पाई बाई 3, ये क्यूब रूट वाला ओमेगा है, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। और भाई साहब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कितना घूमेगा? 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3 एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये ब्राउन वाला देखो भैया माइनस ओमेगा होता है, e की पावर माइनस i पाई बाई 3। ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इसको भाई जरूर दिमाग में रखना। इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी के बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पे एंगल माइनस पाई बाई 3 है। e की पावर i थीटा से कंपेयर करोगे तो थीटा आएगा माइनस पाई बाई 3। मतलब अब की बार कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेक्टर पाई बाई 3 क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब देखो लास्ट में भैया माइनस आई क्या है? e की पावर i माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 क्लॉकवाइज। मतलब अगर एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घूमेगा और पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है सर। हाँ, अभी एक बहुत महान बाबा थे जिनका नाम था डी मॉयवर थ्योरम, इसको लोग DMT भी बोलते हैं। डी से डी, एम से मॉयवर्स और टी से थ्योरम, DMT भी लोग बोलते हैं। तो देखो इन्होंने ये बोला था कि अगर कहीं पे आपको दिया है cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, n एक इंटीजर है, तो सर ये जो n होता है ना, ये सर n जाके देखो एंगल पे वार कर जाता है। मतलब रिजल्टेंट आता है cos ऑफ n थीटा प्लस i sin ऑफ n थीटा। अगर भाई साहब यही जो पावर है, जैसा आप यहां पे देख रहे हो, ये रेस्ड पावर 1/n हो जाती है, तो देखो भैया थोड़ा सा पैटर्न इसका डिफरेंट होता है। क्या
सर पहले थीटा में 2k पाई ऐड होता है, पहले थीटा में 2k पाई ऐड होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, इन थीटा में बेटा 2k पाई ऐड होगा, उसके बाद में एंगल में डिवाइड कितना हो जाता है n, इस पूरे एंगल में कितना डिवाइड हो जाता है n। और भाई देखो k की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक होती है, ठीक है। जैसे यहां पे n है तो n-1 तक, 6 होता तो 0 से लेके n की वैल्यू 6 -1 5 तक है सर, यस। अब देखो भैया ये थोड़ा मिक्स सवाल है, इसमें मैंने क्या करा, मैंने भैया यहां पे पावर m/n कर दिया। तो देखो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले भाई साहब ये जो ऊपर वाला m है ना वो इसमें जाके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये सवाल बचेगा cos ऑफ m थीटा प्लस i साइन ऑफ m थीटा है सर, हाँ, रेज्ड पावर 1/n। तो देखो यहां पे भाई शायद आपको दिख ना रहा हो भाई जी, तो ये देखो m थीटा लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है ये m इंटू थीटा लिखा है, ये बेटा m इंटू थीटा लिखा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये जो पीछे पेज में लिखा था अब क्या होगा, इसमें भाई साहब 2k पाई ऐड होगा, ठीक है। m थीटा में देखो 2k पाई ऐड हुआ, दिख रहा भाई, m थीटा में 2k पाई ऐड हुआ, और जैसे भैया 2k पाई आपने ऐड किया और फाइनली क्या किया आपने, फाइनली यार उसमें n से डिवाइड कर दिया। मतलब यार अगर आप यहां पे सिर्फ ऊपर पावर देखते हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे पावर देखते हो तो 2k पाई ऐड करके पूरे को डिवाइड कर दो। यहां पे ऊपर नीचे दोनों देखी तो पहले ऊपर की मल्टीप्लीकेशन कर दी, फिर सर क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। और यहां पे ये चीज देखो ध्यान देनी है, नीचे n है तो ये k की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी। ये है भैया डी मॉर्गन थ्योरम के 3 फॉर्मूले हैं सर। हाँ, अगर डीएमटी आपको पहले से आता था तो आपको अभी भैया कमेंट करना है डीएमटी दिल दिल, करियर की कसम है करना पड़ेगा, मुझे जानना है। अगर नहीं आता है उसके बाद आपने जो नीचे पिन कमेंट है वहां से डीएमटी पढ़ लिया है तो आपको कमेंट करना है डीएमटी 5 बार दिल, है सर। हाँ, अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट चीज आती है वो है बेटा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इक्वेशन होती है z क्यूब इक्वल टू 1, मैं z ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 होता है e की पावर i 0, थीटा की वैल्यू 0, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना है 0, ओमेगा होता है e की पावर i 2π/3, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर होता है e की पावर i 4π/3। अगर भैया ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट देखना है तो ये आर्ग्यूमेंट होता है, तो सर ये आर्ग्यूमेंट इसका 4π/3 था, इसका भाई साहब 2π/3 है और इसका आर्ग्यूमेंट 0 है। अगर मैं बेटा इसे आर्गन प्लेन में बनाता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक सर्कल होगा बेटा रेडियस 1 का, अगर आप ओमेगा का भैया मॉड निकालते हो या फिर ओमेगा स्क्वायर का मॉड निकालते हो या फिर 1 का मॉड निकालते हो, सबका बेटा मॉडुलस 1 आता है। अगर आप सिंप्लीफाई करके निकालते हो तो तभी तो आएगा, वरना थोड़ा ना आएगा। सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो कहां से आएगा 1, बहुत अच्छे। उसके बाद में क्या, जैसे बेटा इन सबको आप बनाओगे आर्गन प्लेन में तो 1,0 यहां होगा, ओमेगा की वैल्यू e की पावर i 2π/3 से सॉल्व करोगे तो -12 √3/2 आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर -12 -√3/2 आ जाएगा। तो भाई जैसे आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट -12 √3/2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई डिस्टेंस आएगी। वैसे आप अगर इसका डिस्टेंस निकालते हो तो सर ये देखो √3 आता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बेटा सेम आ जाएंगी, है सर। और क्या, तो सर ये एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सर इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। सेंटर मतलब सर्कल के सेंटर से इन सबका डिस्टेंस कितना है सर, 1 है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल में लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस 1 होता है सर। हाँ, उसके बाद में भैया ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। ये एंगल भी कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और ये एंगल भी कितना होता है, 120 डिग्री होता है। मतलब तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल एंगुलर स्पेस्ड है, इक्वल एंगुलर स्पेस्ड। ये 1 था, 120 घूमे, ओमेगा पहुंच गए, फिर से 120 घूमे, आप सी के पास पहुंच गए। तो मैंने यही लिखा है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी √3, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आर्ग्यूमेंट ओमेगा 2π/3, ओमेगा स्क्वायर 4π/3, कैसे कर सकते हो, इस 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ओमेगा, आर ओमेगा 2π/3 मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा बेटा 4π/3, बहुत अच्छे। ओमेगा का बाहर देखना ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का बाहर जो ओमेगा के बराबर आ जाएगा, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। उसके बाद में ओमेगा होता है सर 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/ओमेगा, तीनों को जब भैया ऐड करोगे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर वो 0 होता है। ये भैया बहुत काम आता है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, चाहे मेंस लो चाहे एडवांस लो, है सर। हाँ, उसके बाद में भाई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओमेगा की पावर बेटा क्या है
3 का मल्टीपल है तो 1 आता है, ओमेगा की पावर 3m प्लस 1 है तो ओमेगा आता है, ओमेगा की पावर 3m प्लस 2 है तो भाई ओमेगा स्क्वायर आता है। और m क्या है बेटा यहाँ पे, m एक बेटा होल नंबर है, होल नंबर बताया ना, 0 से स्टार्ट होता है। इस पे भाई बहुत सवाल आते हैं सर। हाँ, अब क्या करते हैं जेई एडवांस की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई एडवांस में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के साथ मर्ज होकर कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आता है, उसमें ये फैक्टराइजेशन बेटा बहुत काम आते हैं। ठीक है, वैसे सवाल मैंने जो पिंड कमेंट है उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, हाँ, z क्यूब माइनस 1 होता है z माइनस 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, मतलब इसके रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको क्वाड्रेटिक वाले में बताया था सर, ये z माइनस 1 हो जाएगा, z माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर सर यहां पे z क्यूब प्लस 1 हो जाता है तो यहीं पे सेम तरीके से बस बीच में देखो प्लस आ जाता है। अगर सर z क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सर देखो क्या होता है, सब कुछ सेम है, बस 1 की जगह b आ गया है। ठीक है ना, बस यहां पे हर एक के साथ देखिए 1 मल्टीप्लाई है। तो देखो आप भैया इसको याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, अगर z क्यूब माइनस 1 है तो बीच वाले की ऐसी की तैसी। ठीक है, सिर्फ भाई इतना ध्यान रखो z माइनस 1, क्योंकि इसके रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, z माइनस 1 z माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां पे प्लस लग गया तो हर तरफ प्लस हो जाएगा। अगर सर यहां पे 1 की जगह b चेंज हो गया तो 1 की जगह यहां पे b, यहां पे बी ओमेगा और यहां पे बी ओमेगा स्क्वायर। ये 3 तो याद है सर। हाँ, अब देखिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये जिसपे जेई एडवांस का भैया दिल आया हुआ है इस वाली चीज पे। ठीक है भाई, ये फैक्टराइजेशन बेटा याद करो और आप जेई एडवांस के सवाल चुटकी बजाते ही कर लोगे। ठीक है ना, और यहां पे सर ओमेगा क्या है, ओमेगा वही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई पूछता है ओमेगा क्या है तो बोल देना यही है e की पावर i 2π/3। और यहां पे कोई पूछे ओमेगा स्क्वायर कितना है तो यह है e की पावर i 4π/3 है सर। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, देखो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। समझे, इतना याद कर लिया? हाँ सर याद कर लिया ना, बहुत अच्छे। और इसमें चेंज क्या है, बस यहां पे था बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, यहां पे है बी के साथ ओमेगा स्क्वायर सी के साथ ओमेगा। बहुत अच्छे। और अगर बेटा ए क्यूब, यहां पे ए क्यूब होना चाहिए, इसको मैं पहले सही कर दूं। यहां पे भाई साहब अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा है तो आप जानते हैं इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसका फैक्टराइजेशन नहीं जानते तो बेटा अभी याद करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी है सर। हाँ, तो देखो आपको ये समझ में आया सर, इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। तुम लोग भूल गए होगे लेकिन भाई अब मैंने आपको ये दोबारा याद करा दिया है। तो देखो भैया ये तो एग्जैक्टली सेम रहा। और इसका फैक्टराइजेशन देखो ऊपर भी मैंने आपको याद कराया। इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जहां पे भैया डबल पिंक है इसका फैक्टराइजेशन ये होता है जहां पे डबल पिंक है। और आपको आपके करियर की कसम है भाई, इसको आप अपने फ्लैश पैड में लिख लो और फ्लैश पैड में लिखने के बाद शॉर्ट नोट कॉपी में लिखने के बाद ये सब अभी कमेंट कर दो जेबीके दिल दिल, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपने इसको फ्लैश पैड में लिख दिया है और आप वादा करते हो कि इसको बेटा आप याद कर लोगे। है सर। हाँ, ये बहुत काम आएगा प्रैक्टिस के लिए, आप पिन कमेंट देख सकते हो। nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वेशन होती है बेटा z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं सर, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 टिल अल्फा की पावर n माइनस 1। इसको लोग अल्फा नॉट भी बोलते हैं, इसको अल्फा 1 भी लोग बोलते हैं, इसे अल्फा 2 भी बोलते हैं और चलते रहो बेटा इसे अल्फा n माइनस 1 भी बोलते हैं। ठीक है ना, अल्फा नॉट होता है e की पावर i 0 मतलब 1 होता है। अल्फा की वैल्यू भैया ध्यान रखो, ये बेटा अल्फा की वैल्यू होती है e की पावर i 2π/n, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा 4π/n, अल्फा क्यूब क्या होगा 6π/n और अल्फा की पावर n माइनस 1 क्या होगा, ऊपर से अल्फा पुट करके देखो इसके बराबर आएगा। है सर। हाँ, उसके बाद में क्या आता है सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी बेटा कितना होता है, 0 होता है। और क्योंकि अल्फा रूट है किसका, z की पावर n माइनस 1 का, यानी सर अगर z की जगह हम यहां पे अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब अल्फा की पावर n 1 के बराबर आएगा। है सर। हाँ, अगर भाई इसको आप आर्गन प्लेन में बनाते हो तो 1 यहां आएगा, अल्फा कहीं यहां पे आएगा, अल्फा स्क्वायर यहां आएगा, अल्फा क्यूब यहां आएगा, अल्फा की पावर 4 यहां आएगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे अगर बेटा मॉडुलस निकालते हो, मॉड अल्फा मॉड 1 सारे के सारे मॉड बेटा निकालते हो तो ये सारे कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये सर सबके सब कहां पे लाई करते हैं, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, इन सबका मॉडुलस बेटा 1 निकल के आता है, तो ये सब सर्कल में लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस 1 है, सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे है। ठीक है, और हाँ
जब भैया इन सबको आप ज्वाइन करोगे, जैसे देखो ये एक ब्लूइश सी लाइन है जो आपको दिख रही है ऑरेंज के साथ, सबको जब बेटा ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट कि ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये सारी डिस्टेंसेस बाई इक्वल है, ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वली स्पेस्ड है। कैसे? यहां 2 पाई बाई एन होता है, इसका इससे 2 पाई बाई एन होता है, ये 2 पाई बाई एन होता है, 2 पाई बाई एन, ये सारे एंगल 2 पाई बाई एन होते हैं। तो सारों में इक्वल एंगुलर स्पेसिंग है। एंगुलर स्पेसिंग का मतलब होता है ये एंगल क्या है, एंगल की स्पेसिंग कंसेक्यूटिव nth रूट्स ऑफ यूनिटी में बराबर है। ठीक है, और ये सारी साइड्स इक्वल निकल के आती हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एन साइड्स का मतलब इक्वल साइड्स हैं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है भैया, ये इक्वल साइड्स हैं। ओते सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब ये आता है, ये इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं सर, कॉम्प्लेक्स स्लोप, इतना मतलब ये कभी पूछा नहीं गया है। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, जैसे भैया एक लाइन सेगमेंट दिया है, Z1 Z2 को ज्वाइन कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और उसके आर्ग्यूमेंट से बेटा आप इसे डिवाइड कर दो, है सर। हाँ, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। यह स्लोप वो स्लोप नहीं है जो आप पढ़ते हो स्ट्रेट लाइंस में, उसको बोलते हैं रियल स्लोप। जो स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते हो, जो कोऑर्डिनेट में पढ़ते हो, इसका भाई कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है सर। हाँ, नहीं है। केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, मानो इस वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है ω1, इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है ω2, दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ω1 विल इक्वल टू -ω2 रिलेशन आता है। अगर भैया दो लाइंस पैरेलल हैं, एक का कॉम्प्लेक्स स्लोप है ω1, दूसरे का ω2, तो पैरेलल लाइंस के केस में दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप बराबर आता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इस पे बेटा सवाल आना रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जेईई मेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। इस पे सवाल जेईई मेंस में पक्का आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या आती है भैया, मॉड z स्क्वायर a z बार a बार z, गेम देख रहा हूं, a z बार a बार z प्लस b। b बेटा यहां पे रियल होता है, b क्या होता है मुन्ना, b यहां पे रियल होता है। और मेरे मुन्ना यहां पे जो a है वो सर कॉम्प्लेक्स है, वो इमेजिनरी है। z भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी भैया आप समझ रहे हो a भी कॉम्प्लेक्स है। z बेटा इसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, ये जो z वाला चीज होती है इस पे लाई करता है। तो ये जो भाई सर्कल बनता है उसका सेंटर होता है -a। -a से नहीं ध्यान रखना, ऐसे याद रखना है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ z बार होता है। बेटा इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल पक्का आएगा। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या होती है, मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b। तुरंत फ्लैशपैड में लिखो भाई और इसको याद कर लो। अब ये आती है भैया आज की लास्ट चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है a बार z प्लस az बार प्लस b। a यहां पे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, b बेटा एक रियल नंबर है। इस लाइन का अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, आप एक चीज देखना भाई, जो ओमेगा साइन है, ओमेगा भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी होता है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स स्लोप भी होता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है ना तो लिख के आएगा कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स स्लोप है, तो भैया कॉम्प्लेक्स स्लोप वो लिख के देंगे। और ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो सवाल में लिख के आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि ये ओमेगा है, सिर्फ ओमेगा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर सिर्फ ओमेगा, ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ ओमेगा सवाल में लिख के आता है, सिर्फ ओमेगा, तो ये ना ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना ही ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है। अगर ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो सवाल में लिख के आएगा वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है तो सवाल में लिख के आएगा कि वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, अगर भाई ये लाइन की इक्वेशन दी है तो देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे निकालते हैं, इस पे सवाल आ सकता है, अब की बार ध्यान देना। ठीक है ना, ये बिल्कुल नई चीज है। तो देखो भैया कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है -a अपॉन a बार। a क्या है और यहां पे a बार क्या है, ऐसे याद करना, ध्यान से सुनना। a है कोफिशिएंट ऑफ z बार, कोफिशिएंट ऑफ z बार, तो इसको ऐसे मत याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ z बार। तो कोफिशिएंट ऑफ भैया z बार क्या है, a है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z है सर। हाँ, ऐसे याद रखना भाई, इस पे सवाल आया नहीं लेकिन अब की बार आ सकता है, चांसेस हैं, बहुत कोई हाई चांसेस नहीं है परंतु फिर भी चांसेस हैं। और हाँ, इसी लाइन का भैया अगर रियल स्लोप पूछा जाएगा, ठीक है, रियल स्लोप कॉम्प्लेक्स स्लोप डिफरेंट चीजें हैं। रियल स्लोप क्या होता है, माइनस रियल पार्ट ऑफ ए डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, है सर। यस, इसको बेटा याद कर लेना। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर था, ये इसकी लास्ट चीज है कि अगर भैया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे ये भैया लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, ए यहां पे क्या होता है सर, ए यहां पे कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत अच्छे, और बी यहां पे क्या होता है, ये रियल होता है सर। हाँ, तो ये लाइन की इक्वेशन दी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। एक पॉइंट z0 है जो आपको दिया होगा,
जेड नॉट की डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो पी का देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का कैसे निकालते हैं, जेड नॉट को जेड की जगह पुट कर दो, क्या आएगा, ए बार जेड नॉट प्लस ए जेड नॉट बार प्लस बी, और उसका भैया मॉड लगा दो, सही बात है। और नीचे होता है भैया 2 मॉड ए, और हाँ आपको पता है जो मॉड ए होता है वही भैया मॉड ए के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है उसके बाहर के मॉड के बराबर होता है। तो नीचे 2 मॉड ए बार भी हो सकता है, 2 मॉड ए भी हो सकता है सर। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत लंबा चैप्टर था, परंतु हमने एक एक फॉर्मूला बेटा रिवाइज कर लिया, एक एक फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। वैसे मैंने टारगेट लिया था कि मैं 25 मिनट में पूरा रिवाइज करा दूंगा, पर अगर 25 मिनट में पूरा रिवाइज कराता तो आपको पता है कि आपके साथ धोखा हो जाता, मैं सब कुछ रिवाइज नहीं करा पाता। अरे भाई बल्ब जल रहा है, अरे वाह क्या बात है, देख रहा हूं बिल्कुल विष्णु भगवान हम लग रहे हैं ना एकदम। बहुत शौक है मैं विष्णु भगवान बनने का, लेकिन कर्म वैसे नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर मैं इससे कम टाइम में कराता तो आपके साथ धोखा होता, आपको भी पता है। ठीक है, तो 1 घंटा लग गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बस मैं सॉरी बोल सकता हूं। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर था। और हाँ, किसी को अगर बार बार कह रहा हूं बिल्कुल शुरू से पढ़ना है तो लिंक देख लो, बहुत लंबा चैप्टर है। और हाँ, जो लिंक दे रहा हूं ना उससे पढ़ लोगे ना, जेई मेंस भी क्लियर हो जाएगा, एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। सारे मेंस के पीवाईक्यू हैं इन लेक्चर्स में, जो नीचे मैंने लिंक लगाए हुए हैं, सारे एडवांस के पीवाईक्यू, और साथ में एफवाईक्यू भी हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी हैं। अगर पूरा लेक्चर बढ़िया से रिवाइज कर लिया है, खून में बस गया है, तो आपको करियर की कसम है, आपको कमेंट कर देना है JARH दिल। सर इसका मतलब क्या है, जेई एडवांस रैंक होल्डर। IITN तो कोई भी बन जाता है, इसका मतलब क्या, आप IIT में बीटेक के थ्रू भी पहुंच सकते हो, एमटेक के थ्रू भी पहुंच सकते हो, जैम के थ्रू भी पहुंच सकते हो, बहुत सारे मेथड से पहुंच सकते हो। लेकिन जीवन में लक्ष्य सिर्फ IIT पहुंचने का नहीं है, जेई एडवांस के थ्रू IIT के अंदर पहुंचना है, समझे। अगर पूरा लेक्चर खून ने बसा लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और मजा आ गया है, तो तुरंत कमेंट कर दो JRS दिल। जय बाबा की, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में, बाय बाय।